अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब देखने वालों की सुबह इंतहाई अच्छी होगी और आगे दिन भी अब खुदा करे कि बहुत अच्छा हो। मेरा नाम मोहम्मद अकबर बाजवा है और मेरे साथ नीलम असलम। जी हाँ, और वाकई आपने बड़ी अच्छी दुआ दे दी है। सुबह सुबह अगर कोई दुआ दे दे ना आपको कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे, तो फिर मैंने देखा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है उसका। बिल्कुल, उसकी वजह से आप पूरा दिन फ्रेश रहते हैं और जो जल्दी उठते हैं ना उनका दिन वैसे वाकई बहुत अच्छा गुजरता है। जब आप उठेंगे ही 1 बजे तो आपका आधा दिन तो गुजर चुका होगा, तो बाकी दिन आपका क्या अच्छा गुजरना। खैर, आज जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, सबसे पहले तो कोरोना पे बात करना मजबूरी है, वरना मुझे इस टॉपिक पे बात करने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। मैं नहीं करना चाहती इस पे बात, क्योंकि दुखी खबरें, अफसोसनाक खबरें आती हैं, लेकिन मतलब तशवीशनाक भी बहुत है और परेशान कुन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन गुस्सा भी आता है इसको। लोगों का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, इससे इतना कुछ हो रहा है। दुआएं मांग रहे हैं कि हम जल्द से जल्द ये जो दुख होता है नीलम, गुस्सा भी तो आता है ना साथ। एग्जैक्टली, गुस्सा भी क्यों आता कोई है। फॉलो नहीं कर रहा, जल्दी खत्म हो, इतना नुकसान फिर ना हो, इतने लॉकडाउन ना करने पड़े अगर एहतियात से लोग चलें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिम्मेदारी का तो हमें मुजाहिरा करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज कुछ बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार टॉपिक्स हैं। वादा है आपसे, आप मायूस नहीं होंगे अगर आप GNN के साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। आपकी सुख को हम मजीद खुशगवार बनाएंगे। एक स्केच आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो है ना उनको स्केचेस बनाने का बड़ा शौक होता है, तो आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो हमारे पास एक स्केच आर्टिस्ट है। उसके अलावा वो लड़कियां जो आग से खेलती हैं, कैसे खेलती हैं, फायर फाइटर्स। बिल्कुल, अच्छा, आग बुझाती हैं सिर्फ। मैंने थोड़ा सा इनको टीजर दिया ना कि ये होगा क्या, कि आग से खेलना क्या होता है, आग से बचाना क्या होता है। खतरों की खिलाड़ी, हाँ, खतरों की खिलाड़ी हमारे साथ हैं। और उसके बाद एंड में म्यूजिक का तड़का भी आज लगने वाला है, और वो भी जो मेरा फेवरेट जॉनरा है म्यूजिक का, रैपर्स। रैप म्यूजिक, रैपर्स हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले वैसे अब मैंने थोड़ा सा हाइंडसाइट पे मैंने सोचा, तो उस वक्त से आपका स्टाइल भी कुछ रैप वाली रहा है, जब से आपने इंट्रो देना शुरू किया। हल्का फुल्का मासूम सा रैपर है मेरे अंदर, थोड़ा बहुत बेहतरीन, इसीलिए आपको ये जॉनरा सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे पहले जरा कोरोना की बात कर लेते हैं। तो मामला जी बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो केसेस ज़्यादा हो गए हैं। मजीद 41 जिंदगियां इस मोहलिक वायरस की भेंट चढ़ गई हैं। 4500 नए केसेस सामने आए हैं। पंजाब के बड़े शहरों में जो कोरोना से शदीद इलाके मुतासर हुए हैं, वहाँ पर लॉकडाउन लगाए गए, स्मार्ट लॉकडाउन लगाए गए। लाहौर में सिर्फ केसेस की बात करें तो नीलम 23% रेट हो गया है पॉजिटिव केसेस का। और फैसलाबाद में 20% है, गुजरावाला में 19 है, मुल्तान में ये शरह थोड़ी सी कम है, 13% है, लेकिन वहाँ पर भी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसके बाद रावलपिंडी, वहाँ पे 11% है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि गुज़िश्ता रोज़ आवाम को उन्होंने तलकीन की है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और वही पुरानी वाली बात अकबर, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम कारोबार नहीं बंद कर सकते, हम लोगों को घर घर जो है वो रोज़गार और खुराक नहीं फराहम कर सकते, तो हमें एहतियात करनी है। NCOC ने लॉकडाउन में सख्त पाबंदियां उसकी सिफारिश की है। 1 अप्रैल से जो शादी ब्याह, जिनके ये सारे फंक्शंस थे, उनको बंद कर दिया गया। इंडोर और आउटडोर जितनी भी तकरीबात थी उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अच्छा नीलम, एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उस पर कोई उतना अमल नहीं करता। हम काफ़ी मतलब बहसीत कौम मजहबी लोग हैं। सऊदी अरब की हम बात कर रहे थे, मस्जिदुल हराम में पाबंदियाँ लगाई गई हैं। वहाँ पर एक बड़े ख़ास तादाद में लोगों को सिर्फ वहाँ पर जाने की इजाज़त होगी। शब बारात आ रही है, उसके अलावा आगे पूरा रमज़ान है, उन्हें आप देखेंगे वहां पर पाबंदियां, और फिर हम लोग वहां पर जाते हैं, उनको हम फॉलो भी करते हैं। यहाँ पर हमें क्यों महसूस होता है कि कोरोना नहीं है, या यहाँ पे हमें क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब छूट चल रहा है कि किस चीज की जरूरत है? वसीम अकरम हमारे क्रिकेटर। अच्छा, मैं वसीम अकरम प्लस समझा था, सॉरी। नहीं, वसीम अकरम कहते हैं डंडे की जरूरत है, तो फिर शायद वहाँ पे डंडा नजर आता है, इस वजह से फिर फॉलो करते हैं। खैर, इसके ऊपर तमाम तर ये जो सूरत हाल है, इसके ऊपर बात कर सकते दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर अताउर रहमान साहब। सर, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर जो है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये पहले से ज़्यादा मोहलिक है, खतरनाक है, बीमारी का फैलाव और शिद्दत जो है वो भी पहले से ज़्यादा। ऐसे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया जाना चाहिए, या SOPs पर अमल करना, मास्क वगैरह पहनना, ये सब काफ़ी होगा? लॉकडाउन जो है वो प्रोग्रेसिवली सख्त होता जाएगा। जैसे जैसे ये वेव बढ़ती है और जैसे जैसे अमवात बढ़ती हैं और केसेस ज़्यादा आते हैं, उसी तरीके से जिन इलाकों में ये हो रहा है ज़्यादा, उन इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है। और सारा कंप्लीट लॉकडाउन की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब के चंद शहरों में ये ज़्यादा हो रहा है इस वक्त सिचुएशन। वहाँ पे हुकूमत ने बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन किया है, और मेरे ख्याल से यही पॉलिसी चलेगी आगे
कि रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग की जा रही है और रोजाना की बुनियाद पे देखकर फिर उसको लॉकडाउन। डॉक्टर साहब, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ना शुरू हो गए हैं और हुकूमत जब खुद कह रही है कि ये वाली जो थर्ड वेव है ये पहली दो से ज़्यादा तेज़ है और ज़्यादा ख़तरनाक है, तो वेंटिलेटर्स बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया हुकूमत ने? क्या ज़रूरत नहीं थी कि मज़ीद कुछ इंतज़ाम करके रखते हम? जी, वेंटिलेटर्स के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो टर्किश वेंटिलेटर्स की है वो तो यहाँ पे बन रहे हैं अब, और इसके अलावा 3 और डिज़ाइन मंजूर किए थे ड्रैप ने ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो। तो वेंटिलेटर्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है, लेकिन ये हमारा ख्याल था कि इतनी जल्दी दोबारा शायद ज़रूरत ना पड़े वेंटिलेटर्स की। अभी भी 1-2 शहर हैं जहाँ पे 80% या 95% फुल हो गए हैं, कुछ 1-2 हॉस्पिटल्स, वरना अभी भी ज़्यादातर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और उम्मीद है कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पूरा जितना प्रोसेस है ये थोड़ा सा वक्त लेगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने तो पहली लहर के दौरान ही हमें खुशखबरी सुना दी थी कि अब पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बनेंगे। खैर, अब जो अब तक स्ट्रैटेजी है हुकूमत की, डॉक्टर साहब, उससे आप मुतमईन हैं? हुकूमत सही फैसले कर रही है? पाकिस्तान में कभी हमने अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया। 70 साल से हम अभी तक एनिमल वैक्सीन सिर्फ थोड़ी सी बनाते हैं, बाकी इंसानों की वैक्सीन जो है हमने उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया और हम इस पे इंतजार करते रहे कि बाहर से वैक्सीन आती रहें। तो ये अब चाहिए हमें कि हम इस पे, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो इस पे गौर करे कि हम खुद अपनी वैक्सीन यहाँ पे बनाना शुरू करें, बच्चों की वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन। एक दफ़ा टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ जाएगी और एक दफ़ा वो फैसिलिटीज़ आ जाएंगी तो फिर आसानी से हम दूसरे कोरोना की वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन में जा सकते हैं। और इसमें जब मैं मिनिस्टर फॉर साइंस था और जब मैं कोऑर्डिनेटर जनरल था कॉम्स्टेक का, तो मैंने कोरिया की कंपनीज को, क्यूबा की कंपनीज को, ईरान की कंपनीज को और कई कंपनीज को बुलाया था पाकिस्तान, लेकिन फिर मामला वो आगे नहीं बढ़ा। तो फौरी तौर पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को चाहिए कि हम यहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए लॉन्ग टर्म टैक्स इंसेंटिव्स या जो भी ज़रूरत है फॉरेन कंपनीज को, उनको उनके साथ ताउन करें हमारी लोकल कंपनीज और मिलकर जॉइंट वेंचर्स के तौर पे ये शुरू किया जाए। सही, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि जब से वायरस आया ये इसकी एक और नई किस्म आ गई है, अब ये वाला वेरिएंट आ गया है, अब ये वाला इसका स्ट्रेन आ गया है, अब ये कोई डबल म्यूटेंट आ गया है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि शक्ल बदल के ज़्यादा मुहलिक हो जाता है ये वाला वायरस जो है। तो इसमें वैक्सीन काम करेगी जो इस वक्त जितनी भी अवेलेबल हैं, और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान में अवेलेबल है? म्यूटेशन उसके स्ट्रक्चर में किस जगह पे हो रही है। ज़्यादातर वैक्सीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और मुख्तलिफ अशकाल को काफ़ी हद तक कवर करती हैं, लेकिन ये उसकी शक्ल के ऊपर है कि उसकी कितनी, क्योंकि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है और कुछ जगहों पे अगर ये इसमें म्यूटेशन अगर हो जाएं, जैसे कि अब जो वायरस है ये B117 कहलाता है जिसमें तकरीबन 17 म्यूटेशन हुई हैं, जिसमें से 8 म्यूटेशन उन स्पाइक प्रोटीन्स पे हुई हैं जो छोटी छोटी घुंडियाँ निकली होती हैं जिसके तहत ये दाखिल होता है इंसानी खलियों में। ये बड़ी ख़तरनाक है और इसी वजह से ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलाव हो रहा है इसका। तो अगर ये म्यूटेट करता रहता है तो वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो सकती है, लेकिन अभी तक ये सूरत हाल सामने नहीं आई है। लेकिन ये मुमकिनात में से है कि आगे जो है वैक्सीन जो हैं, ये जो वैक्सीन इस वक्त मौजूद हैं, काम ना करें और हर साल आपको नई वैक्सीन डेवलप करनी पड़ा करें उन नई अशकाल के लिए इस वायरस की जो कि आ रही हैं। और यही फ्लू के सिलसिले में हमने यही देखा है कि आज तक, हालांकि फ्लू इतने अरसे से मौजूद है, लेकिन आज तक उसकी वैक्सीन सही मायनों में तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी बराबर शक्ल बदल लेता है और वैक्सीन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में बिल्कुल ये बता दीजिए कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है बच्चों के केसेस पहले भी रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अब उनकी शरह बहुत ज़्यादा हो गई है। कितनी ख़तरनाक बात है और पेरेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा उनको केयर करने की ज़रूरत है? जी, बच्चे बिल्कुल अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। इस वजह से अक्सर केसेस जो हैं उसके अंदर बच्चे इतनी शिद्दत से अफेक्ट नहीं होते जितनी बड़ी उम्र के लोग जो 65 या 70 साल से बड़ी उम्र के हैं
उनको ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट करता है। यही ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया और काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल। एक बार फिर से जैसे खास तौर पे मुझे तो इससे डर लगता है, ये 17 शक्लें बदल चुका है अभी, वो कह रहे हैं और चलता रहेगा साथ साथ। मतलब अभी वैक्सीन के बाद भी हमें लग रहा है कि हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा साल 2 साल मजीद। खैर आगे बढ़ते हैं, और बच्चों की बात हुई, कुछ स्कूल की बात हो रही थी, और जब बच्चे होते हैं, आप छोटे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी फेवरेट हॉबी होती है वो होती है स्केचिंग या डिफरेंट काइंड की पिक्चर्स बनाना, सीनरीज बनाना। हर बच्चे के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है। तो ऐसे एक आर्टिस्ट हैं हमारे साथ। पेंसिल से खाके बनाना एक मुश्किल काम है, बारीक बीनी का काम है, ठीक है, कलर करना, पेंटिंग करना ये समथिंग एल्स, लेकिन हूबहू शक्लें तैयार करना ये बहुत मुश्किल काम है। और ये बड़ा गॉड गिफ्टेड जिनमें टैलेंट होता है, ये लोग कर सकते हैं। मैंने अपने तौर पे कोशिश की हुई है किसी दौर में, लेकिन वो इतना ईजी पॉसिबल होता नहीं है। आज़म साहब है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो स्केचिंग करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आज़म, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये बनाएं कि ये बड़ा बारीक बीनी का काम है, ये बड़ा कमाल, एक ऐसा फ़न है, उसके लिए एक तो आपको खुदादाद सलाहियत भी हो, लेकिन किसी से सीखा आपने क्या, या अपने तौर पे आपने सिर्फ ये स्टार्ट कर दिया? जी, काफ़ी बारीक बीनी का काम है, सीखा तो मैंने किसी से नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। शुरू में मैं ये छोटी मोटी ड्राइंग बनाया करता था, लेकिन बाद में मैंने तकरीबन 1 साल से ये स्केच वर्क शुरू किया है, और काफ़ी मेहनत और लगन से ये मैंने काम किया, और 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी मेहनत करके मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं कि अब मैं बेहतरीन स्केच बना लेता हूं। ठीक है, अच्छा आज़म ये बताइए, वैसे तो मुझे लगता है कि जो नाम आज़म है उसमें भी कोई ख़ास बात होती है। जैसे हमारे बाबर आज़म है, वो पूरी दुनिया में अपना डंका जो है वो बजा रहे हैं, और फिर कायदे आज़म थे। एक तो नाम आज़म का भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये किस शख्सियत की अभी तक आप स्केचेस बना चुके हैं, जो आपका मास्टरपीस है, वो किस तस्वीर को आप समझते हैं? सियासी और गैर सियासी शख्सियात के स्केचेस बनाए हैं, जिनमें मरीम नवाज़ साहिबा हो गई, इमरान खान साहिब हो गए, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहिब हो गए। इसके अलावा अर्तकुल ड्रामा के मेन एक्टर, उनका स्केच बनाया, हलीमा सुल्तान का बनाया है, और ड्रामा में हिबा बुखारी और भी काफ़ी शख्सियात के स्केचेस बनाए हैं, और उनको डिलीवर भी किए हैं, और उनकी वजह से काफ़ी फेम हासिल हुआ है। और मास्टरपीस की बात की जाए तो मैंने जो स्केच बनाया, लाला मतलब शाहिद अफरीदी साहब का स्केच बनाया है, वो मास्टरपीस है, और वो मैं उनको खुद देना चाहता हूँ। कोई ऐसा मौका क्रिएट हो तो मैं उनको वो खुद पेश करूँगा। ज़बरदस्त है। आप वैसे आज़म सिर्फ स्केचेस बनाते हैं आप, या फिर पेंटिंग का भी शौक़ है, और मुजस्समा साजी वगैरह किसी और तरफ भी रुझान है क्या? जी हाँ, स्केच के साथ साथ मैंने पेंटिंग वर्क भी स्टार्ट किया हुआ है। उसमें कैलीग्राफी होगी, ऑयल पेंटिंग होगी, कैनवस पे मैं काम करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ। लेकिन जो मुझे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है वो इस स्केच वर्क की वजह से मिली है, लेकिन साथ में मैं वो भी लेके चल रहा हूँ, और इंशाल्लाह उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेम मिलेगा। अच्छा आज़म, फिर ये भी बता दें कि हर इंसान की कोई ना कोई आइडियल्स होते हैं, इंस्पिरेशन होती है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? पाकिस्तान के स्पेशली किस फनकार के काम ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया है? अगर फेवरेट आर्टिस्ट की बात की जाए तो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं वकास अहमद शेख, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो काफ़ी अच्छे स्केचेस बनाते हैं, और उनके स्केच मैं फ़ेसबुक पे देखता रहता हूँ। माशाल्लाह उनके पास इंटरनेशनल लेवल का वर्क है और काफ़ी टैलेंट है अच्छा। मैं उनको फॉलो भी करता हूँ और उनके स्केचेस देखता रहता हूँ, और मेरे लिए फ़ेवरेट वही हैं। आप अपने फेवरेट को देखते रहते हैं। आपके स्केचेस देखने हो किसी ने तो किस तरह से लोग देख सकते हैं? किसी आर्ट गैलरी वगैरह में आप इनकी नुमाइश करते हैं, या सोशल मीडिया पर आपने भी कोई पेज वगैरह बना रखा है? मेरी अपनी कोई आर्ट गैलरी तो नहीं है, और ना इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं अपनी आर्ट गैलरी क्रिएट कर सकूं। लेकिन मैंने फिर अपने काम की तशहीर के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। सबसे पहले मैंने लोकल सेलिब्रिटी के स्केचेस बनाए, उनको बाय हैंड दिए। उसके बाद मैंने फिर सोशल मीडिया पे तशहीर शुरू कर दी, और 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी तशहीर हुई। लोगों ने मेरे काम को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और उस वजह से मेरे काम की आगे तशहीर होती गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे मेरे 1.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं जो मेरे काम को पसंद करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे काम को सराहा जाता है। चलें, आपका काम इतना खूबसूरत है, हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपके पास इतने रिसोर्सेज आएँ कि आप अपनी ख़ुद की गैलरी बनाएँ, और ये जो आपका टैलेंट है, ये जो खुदादाद सलाहियत है, ये दूसरों को भी मुंतकिल करें। और एक ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलवाना है हमने खतरों की खिलाड़ी खवातीन से, आग से जो खेल, आग से खेल हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उन कौमी हीरो से जो हादसात और सानहात में खतरात को मोल लेकर दूसरों की कीमती जानें बचाते हैं, अमलाक बचाते हैं। इंतहाई मुश्किल काम है, इंतहाई जान जोखम का काम है। सिर्फ आग से खेलने की हम बात कर रहे थे, वो खाली आग से नहीं, यहाँ पे मलबे तले दबे लोगों को निकालना, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, और फिर जो मैं ये समझता हूँ नीलम, जो इमेजेस ऐसे मौके पर आपकी आंख देखती है उन्हें फिर अनसी नहीं किया जा सकता। बड़ा मुश्किल काम है ऐसे मौके पर। देख ही नहीं सकती वो तो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना उनके लिए हिम्मत हार जाती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। इसीलिए तो मुझे ज़्यादा इनसे मिलने का इश्तियाक था कि बहैसियत खातून सिनफ़े नाजुक भी कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि सेंसिटिव हैं, और ऐसे मौक़ों पे जाके जब बड़े बड़े जो हैं वो दिल हार जाते हैं, गुर्दा लेकर कैसे पहुंच जाती हैं और लोगों की कैसे मदद करती हैं। थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। सबसे पहले शाजिया परवीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की पहली फायर फाइटर, फीमेल फायर फाइटर होने का एजाज़ इनको हासिल है। और दीबा शहनाज की तो क्या ही बात है, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप की जनूबी एशिया की, जी हाँ, जनूबी एशिया की पहली खातून सर्टिफाइड रुकन है। क्या बात है जी, इनके हौसले को यूएन की जो टीम है, यहाँ पे भी बताना कि मतलब जो पाकिस्तान की रेस्क्यू की टीम जो कि सर्टिफाइड है फ्रॉम द यूएन, ये उसकी नुमाइंदगी कर चुकी हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसको लीड कर चुकी हैं उस टीम को। और उसके अलावा ये वो टीम है कि जो सर्टिफाइड और फिट करार दी गई है कि ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी क्या बात इतने मतलब इतनी पेशावराना महारत में है कि ये कहीं पर भी रेस्क्यू काम सरंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल, तो अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। दीबा और शाजिया, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे हम जीएनएन के स्टूडियोज में, और तहे दिल से मैं कहना चाहूँगी, मुझे बहैसियत खातून आप पे बहुत फख्र है, जो आप खास तौर पे आपके आने से पहले भी बहुत एक्साइटेड थी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान को मुबारकबाद कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त दुनिया की सफ़े अव्वल टीम में शामिल है। मेरा तो एक छोटा सा कंपोनेंट है, मैंने ख़वातीन की नुमाइंदगी की, बट मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं अब एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की पाकिस्तान रेस्क्यू टीम, जो यूनाइटेड नेशन से जनूबी एशिया की पहली टीम है, उसकी मेंबर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में जो ज़लज़ले में बेबसी थी और हम टीमें बाहर से मंगवाते थे, आज वो बेबसी ख़त्म हो चुकी है, और ये दुनिया की सफ़े अव्वल टीमों में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि अगर कहीं सर्च एंड रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान वहाँ पे अपनी ऑफ़र कर सकता है सर्विसेज। और टर्की में जब रिसेंटली ज़लज़ला आया और बैरूत में जो केमिकल का इंसिडेंट हुआ था, उसमें हमारी टीम ने वहाँ पे ऑफ़र की सर्विसेज। अगर ज़रूरत पड़ती तो हम वहाँ पे, हमारी टीम रेडी थी और हम जा सकते थे। क्या बात है। शाजिया, आप बताएं, पाकिस्तान की पहली फायर फाइटर, मतलब आग देख के ना दूर से लड़कियां चीखें मारना शुरू हो जाती हैं, लड़कियों पे इल्ज़ाम लगता है कि कुछ भी हो जाए ना चीखें मारती हैं, कुछ करती तो है नहीं है। तो आप में ये जज्बा कैसे आया? विहाड़ी की हमारी लड़की कुड़ी जो है इतनी बहादुर माशाल्लाह। एक्चुअली जो है ना, मैंने 2010 में ज्वाइन किया था, और मेरे फादर जो हैं आर्मी से थे, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये इतनी टफ़ जॉब है और ये सारी चीज़ें। तो मैंने जब ज्वाइन किया मुझे पता चला कि ये टफ़ है, और उसके बाद जो है मेरे फादर ने मुझे इनकरेज किया, और उसके बाद मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे ऐसी पेशा वराना तरबियत मेरी की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से अपने काम को सरअंजाम दे रही हूँ। और वो जो मैं पहले बात कर रहा था दीबा के, ऐसे इमेजेस, ऐसे मनाजिर जो आपकी आंख देख लेती है, वो फिर बड़ा मुश्किल होता है। वो किस तरह से कोप करते हैं उसके साथ आप बाद में? कोई यहाँ पर कुछ थेरेप्यूटिक सेशंस होते हैं बाद में? सबसे पहले इदारे की ना जो तरबियत जिस तरह से की जाती है रेस्क्यूज़ की, वो बहुत मैटर करती है। जब भी हमारे रेस्क्यूज़ इंडक्ट होते हैं सर्विस पे, तो एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में उनकी कुछ बेसिक ट्रेनिंग है 4 मंथ्स की, वो उसमें मेडिकल है, फायर रेस्क्यू है, रेस्क्यू फ्रॉम हाइट है, यानी कि आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, बिल्डिंग कोलैप्स हो, हैज़र्डस मटेरियल इंसिडेंट हो, उन तमाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, सिमुलेशन से गुजारा जाता है, और ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में जाके मैपिंग करते हैं और ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डेफिनेटली वो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस आपका आता है, वो आपकी कामयाबी का सबब बनता है। आई रिमेंबर फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट जब मैंने अटेंड किया था, तो मतलब आई वॉज फीलिंग कि शायद मैं जाके ना, मुझे हालांकि मेरी तरबियत बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन शायद कि ऐसा खून और मतलब हर चीज़ वो देख के तो अजीब सी, लेकिन मैं वहाँ जाके जब काम में पड़ी इंसिडेंट कमांड में, तो मैं ये भूल गई कि मतलब एक ये फीलिंग्स क्या होती हैं साइकोलॉजिकल। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इदारे ने इसके लिए साइकोलॉजिस्ट भी भर्ती किए हुए हैं, जो कि एक इंसिडेंट के बाद जब आप वापस आते हैं, ना सिर्फ डीब्रीफिंग होती है, बल्कि मेजर इंसिडेंट को लेके डायरेक्टर जनरल साहब खुद भी उसकी डीब्रीफिंग्स करते हैं, ताकि वो बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ हम वो शेयर करें, उसके लेसन लर्न और उसमें क्या क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन दीबा, फिर भी अगर मैं ये इस चीज़ को, जेंडर को एक मिनट
के लिए साइड पे रख दूं, बहैसियत इंसान, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों में अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अमन है, ऐसे खौफनाक किस्म के वाक़यात हुए, कोई ऐसा वाक़या था जिसको आपने गई हूँ कवर किया और आपने सोचा हो कि क्यों है हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है हमारी कंट्री, और कमज़ोर पड़ी हो आप? कमज़ोर तो है ऐसे, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला मेरे इदारे को क्रेडिट जाता है। अगेन मैं कहती हूँ इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में जिस टफ ट्रेनिंग से हम गुजरते हैं, क्रेडिट गोज़ टू द इंस्टीट्यूशन के वो हमेशा तैयार करते हैं। येस, कुछ दिलखराश वाक़यात हैं जिस पे बहैसियत कौम फील होता है कि हम किधर खड़े हैं। तो वो था हमारा गक्खड़ प्लाजा का वाक़या जिसमें मेरे 13 फायर फाइटर्स शहीद हुए थे, एंड आई वाज देयर टिल 29 डेज़ ओवर देयर, बिकॉज मेरे ऑफिसर्स भी कुछ ज़ख्मी हुए थे और फिर हमने वो सारा मैनेज करना था। हमारे 4 दिन हमारा जो उस मलबे को हटा के अपने रेस्क्यूअर्स की बॉडीज़ को निकालना फायर फाइटिंग के शोबे में, तो मुझे एक फीलिंग आती थी कि हम सेफ्टी कल्चर को क्यों नहीं कर सकते, हमारे जो बिल्डिंग हाई राइज बनती है इसमें सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें क्यों नहीं लग सकती हैं, ये कानून क्या है। तो मैंने इसी पैशन को लेके मेरे अंदर इतनी एक उनके बारे में मतलब वो ऐसा ना भूलने वाला वाक़या था कि मैंने जो अपनी एमफिल की रिसर्च की थी जो यूएस के जर्नल में पब्लिश भी हुई थी, उसको मैं लिखा ही यही था कि फायर इमरजेंसी रिस्पांस को इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। जी, आप वैसे आपने बताया, मैं मतलब अल्लाह माफ़ करे, आपके साथी 13 फायर फाइटर्स आपने बताया उसमें शहीद हो गए, जिसमें 4 का ताल्लुक रेस्क्यू 1122 से था, 2 का पीओएफ वास से था, 1 का सिटी डिस्ट्रिक्ट फायर ब्रिगेड से था। और ये सारे फायर फाइटिंग एक कम्युनिटी है बेसिकली, फायर रेस्क्यू जहाँ पे। शाजिया, आपको कभी ये घर की तरफ से आपके, वैसे तो आपने बताया वालिद साहब आर्मी में थे, लेकिन आपकी वालदा, आपके बहन भाई जो हैं, उन्होंने कहा हो कि यार बड़ा डेंजरस काम है, यहाँ पे तो अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और बड़ा मुश्किल काम है, गो के बड़ा नोबल काम है, लेकिन घर से कोई रेजिस्टेंस थी कि क्या करने लगी हो, कुछ और कर लो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो तमाम सिस्टर्स हैं वो जो अच्छी जॉब होल्डर हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में हैं, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया था, और उनको मेरी तरबियत ही कुछ इस तरीके से हुई है, मुझे ख़तरों से डर नहीं लगता। हाँ, आर्मी में अब्बा हो तो ख़तरों से क्या लड़ना, वो हमेशा अपनी जान जो है अपनी खिदमत मुल्क के लिए हाजिर रखते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपने सिर्फ ये होता है ना, कुछ लोग एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हम तो कुछ बन गए, अब हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को एजुकेशनली भी साथ साथ इम्प्रूव किया, साइकोलॉजिस्ट भी बैठी हैं हमारे साथ, तो ये कितना मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि मेरा जो है आपके लिए वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, आप बता रही थी। हाँ, मुश्किल नहीं था, मैंने अपने साथ अपनी जो है जॉब भी कंटिन्यू रखी और साथ साथ जो है मैंने अपनी तालीम को भी कंटिन्यू रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब मास्टर कर चुकी हूँ साइकोलॉजी में। अच्छा, मुझे एंड में सिर्फ आपसे दीबा ये पूछना है, क्योंकि आपने चूँकि बहुत दुनिया देखी है और बहुत सारे लोगों के साथ भी आपने काम किया, यूएन में जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाह रही हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी, क्या दिमाग में सोच कर आएँ, और घर वालों को उनके क्या मैसेज देंगी कि आने दें? देखिए, फील्ड्स जो भी होती है ना, उनकी अपनी अपनी डिमांड्स होती है। रेस्क्यू का जो शोबा है वो एक चैलेंजिंग माइंड रखने वाली ख़वातीन के लिए बहुत बेहतर है, जो एक्सेप्ट चैलेंज को करती हैं और फिर वो साथ, क्योंकि यहाँ पे बैठ के या खाली मेकअप करके आके ऑफिस में आके काम करना नहीं होता। इट्स रियली अ टफ जॉब कि आप छुपे हुए हैं, कहीं आपको नज़र भी नहीं आ रहे। हमें तो चले हमारा इदारा अच्छा है और रिकग्नाइज़ भी कर देते हैं और आप सबको पता है, लेकिन ऐसा भी है कि ये साइलेंट वर्क है। आप किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं, आप रेस्क्यू कर रहे हैं, आपकी यूनिफॉर्म की हालत भी वैसी हो जाती है, मलबे से आप पेशेंट्स को निकाल रहे हैं। तो दोज हु आर कमिटेड एंड फैमिली आर सपोर्टिंग, दे शुड ज्वाइन रेस्क्यू 1122, बिकॉज रेस्क्यू सर्विस इस वक्त तक 92 लाख लोगों को रेस्क्यू करने का एजाज रखती है। आप देखें, ये आम लोग तो कोई शक नहीं है कि ये काम एक ऐसा है, ऐसा नहीं है कि किसी जो आप करते हैं तो आप कम से कम एक सुकून की, चैन की नींद आप जरूर सोचते हैं, आपको एक बड़ा मजा जरूर आता है कि यार आपने लोगों की खिदमत की है। और फिर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि कोविड के दौरान, हालांकि ऐसा लगता था कि सिर्फ ये शायद हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हो, कोरोना में के 15,000 से ज़ायद, 15,500 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू सर्विस ने शिफ्ट किया। पहले रिस्पॉन्डर रेस्क्यू होते थे जो कि घरों में जाके, क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं। सैल्यूट है जी आपकी खिदमत को, हमें फख्र है। और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द होल एफर्ट्स ऑफ द ISPR पाकिस्तान आर्मी, बिकॉज they are the people who collected, gathered the talent of the country, and हमें यहाँ पे आपके साथ बैठने का बहुत शुक्रिया दीपा, बहुत शुक्रिया शाजिया, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थी। और इस तरह की खवातीन, इतना जज्बा और इतनी हिम्मत, इतना हौसला अब नीलम पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये और ज्यादा से ज्यादा। और बिल्कुल अभी हम ब्रेक के पास
ब्रेक के बाद और पार मौसीकी का तड़का भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे कुछ लम्हों के लिए इजाजत चाहेंगे। वेलकम बैक। और अब हमने सारी खबरें आपको दे दी हैं। एंड में थोड़ा सा लाइटर मूड में थोड़ा सा मौसीकी का तड़का तो बनता ही है, और स्पेशली जो रैप मौसीकी है वो हमारे यंगस्टर्स में आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है। और जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्टिव मैसेजेस हैं ना आजकल अकबर, वो रैप मौसीकी पहले तो मुझे थोड़ा सा रैप का बताइए, रैप होता क्या? मतलब समझ आ गई, लेकिन एग्जैक्टली क्या मतलब? तेज 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 बस बोलते हैं, जो मुंह में आ रहा है, जो मुंह में आ रहा है बोलते हैं, ये रैप होता है? क्या होता है? नहीं, आप रुके, मैं आपको बताती हूँ। तेज तेज बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने जुमले ऐसे बनाने हैं, लफाजी ऐसे करनी है। जैसे फयाजुल हसन चौहान साहब है ना हमारे पॉलिटिशियन, वो बड़ी लफाजी करते हैं। लफाजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेशक आप स्लो भी बोल रहे हैं, क्योंकि अब आप देखें बहुत सीरियस किस्म के जो इश्यूज हैं ना, उनको हाईलाइट करने के लिए रैप म्यूजिक का सहारा लिया। पहले होता था कि म्यूजिक में शायरी होती थी, वो बोलते थे। अब ये है कि एक पैराग्राफ लिखें और साथ म्यूजिक लगाएं और वो पढ़ना शुरू करें। ये वाला जो स्टाइल है ना, ये बड़ा जरूरी है रैप मौसीकी के लिए ना। आप कुछ भी करते हो, ये आपको अच्छा, मजे की बात ये, आज जो हमारे गेस्ट हैं, आपने उर्दू रैप सुना होगा, पंजाबी, इंग्लिश से तो खैर ये यहाँ पर आया, लेकिन अब यहाँ पे इलाकाई जुबानों में भी रैप शुरू हो गया। और ये हमारे साथ जो आज मोहसिन शाह साहब मौजूद हैं, शाह जी के नाम से ये जाने जाते हैं, और हिंदको जुबान में भी ये रैप करते हैं। अच्छा अकबर, जब आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि रैप मौसीकी होती क्या है, अगर आम फहम जबान में मैं आपको समझाऊं कि आपने देखा था कभी मोहल्ले की जब खवातीन आपस में लड़ती हैं, वो कहती हैं ए ना रवे कख ना रवे, तो ये रैप मौसीकी में ना वो बिल्कुल स्टाइल वही वाला होता है। खैर, शाह जी से पूछते हैं कि ये कहाँ से शौक आया, कब से शुरू किया सिलसिला, कहाँ से शुरू हुआ, हिंदको जबान में रैप का जो तजुर्बा है वो कैसा रहा, कैसा फीडबैक मिल रहा है शाह जी? मौसीकी कहाँ से सीखी? मौसीकी सीखने से लिए ज़रूरी है कि अच्छा, मौसीकी और शायरी का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो ये लाजिम और मलजूम है। मैंने मौसीकी नहीं सीखी, लेकिन शायरी से ख़ास लगाव था। जोश मली आबादी, मोहसिन नकवी, इसके अलावा इस किस्म के मिर्ज़ा दबीर साहब, तो बचपन से ही इनको पढ़ने का शौक़, बिकॉज वालदा मेरी उर्दू से काफ़ी उनका लगाव था। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि यार शायरी का और म्यूज़िक का बहुत गहरा रब्त है। तो जब आपको शायरी समझ आ रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपको मौसीकी भी समझ आती है। रिस्पांस कैसा मिला? लोगों ने इंतहाई अपनाइयत का, इंतहाई ऐसा जैसे कोई हमारे घर का फ़र्द है, हमारे दिल की आवाज़ किसी ने बयान कर दी है। और मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार और इतना खलूस मुझे अता किया। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले शाह जी ऐसी ये बात कर रहा था कि रैप में शायद शायरी नहीं होती, और अभी अब आपका जो रैप सुना है वो सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाकायदा आपने उसमें जो टॉपिक्स आपने जो चूज़ किए हैं, उसमें जिस पे आप तनकीद कर रहे हैं, वो अपने रसूम और रिवाज पे भी आप कुछ तंज करते नजर आ रहे हैं। तो इस पे किसी किस्म की मज़ाहमत या तनकीद आप पर लोगों ने की हो कि भाई क्यों हम पर तनकीद क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, बल्कि मेरा बिलीव है इस बात पे, कि अल्फाज वो होने चाहिए जो कि मुआशरे का आईना हो, जिसमें मुआशरा अपनी अपनी कमियाँ या अपनी कजियाँ या अपने प्रॉब्लम्स को देख सके। और एक बात बहुत खूबसूरत जो यहाँ मैं ऐड करूँगा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी ये है कि आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें कि जनाब हाँ यहाँ एक मसला है। तनकीद का सामना मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ एक वो थी, खातून थी जिन्होंने कहा कि यार ये तरीके की था, ऐसी तरह था बिल्कुल ही। मैंने कहा जी बात ऐसी है, किसी ना किसी को तो बोलना होगा, तो वो मैं ही सही। तो लेकिन ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन जो था वो मैंने बता दिया। सही कह रहे हैं आप। और अकबर, आप देखें, आप समझते हैं कि रैपर्स नॉन सीरियस होते हैं। देखें शाह जी का स्टाइल ही बड़ा गजल गायक जैसा है, और देखें शाह जी इतनी एनर्जी है माशाल्लाह। शाह साहब में, शाह साहब को सूट भी यही स्टाइल करता है। अच्छा, मैं शाह जी से ये भी पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे सिंगर्स हैं वो गाते हैं, लेकिन उनकी शायरी कोई और करता है, तो आपकी जो मौसीकी है इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, शायरी कौन करता है? शायरी मैं खुद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि शायरी से बहुत प्यार है। अल्फाजों से बहुत प्यार है। मुझे ऐसा लगता है कि तलवारों से ज़्यादा अल्फाजों में आपकी अगर धार तेज़ हो ना तो वार अच्छा पड़ जाता है। तो शायरी मैं खुद करता हूँ, लेकिन हमारी जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है वो नज़ीफ़ मकसूद पेशावर में ही बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा जो हमारी वीडियोग्राफी है वो खान साहब ने की है। इसके अलावा आयरिस विजुअल्स आदिल साहब ने इसको बड़ा अच्छा लीड किया।
क्या बात है, शायरी भी खुद ही कर लेते हैं। और एक चीज़ मुझे इनकी बड़ी अच्छी लग रही है, इन्होंने इनके और मेरे कुछ कॉमन इंटरेस्ट है। इन्होंने कहा अल्फाजों से बहुत प्यार है, तलवारों से बहुत प्यार है, तो मुझे भी इन दोनों चीज़ों से बहुत प्यार है। वैसे आपने उनसे पूछ लिया था कि शायरी कौन करता है, मुझे उनका स्टाइल देख के ना मैंने पहले ही अंदाजा वैसे लगा लिया हुआ था कि शायरी शाह साहब शायद खुद ही करते हैं। शाह साहब आजकल वैसे किस गाने पे काम चल रहा है, वो कब तक रिलीज हो जाएगा, क्या आजकल नया प्रोजेक्ट क्या है आपका? अभी एक नया ट्रैक आ रहा है और उस गाने का नाम है रुलते गए हैं लेकिन चस बड़ी आई है। बात समझ आइए, लाइक हमने लूज तो बहुत कुछ किया है लेकिन हमने एंजॉय भी खूब किया है, ठीक हो गया। और पैगाम उसमें थोड़ा सा ये है नौजवानों के लिए स्पेशली कि यार आप लोग ना मतलब इस पे ना बैठे कि साढ़े वडिया दी जायदाद पे ही है या हमें वहाँ से हिस्सा आ जाएगा या हमारी ज़मीन पड़ी हुई है। मुझे ये ना बताएं कि हमारे अजदाद क्या थे, मुझे ये बताएं कि आप क्या हैं और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आपने पहली अक़वाम में खड़ा होना है तो आपको अजदाद पे नहीं अपने काम पे अपने आप पे फ़ख्र करना होगा, तभी आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और यही हमारे जो नया गाना है चस बड़ी आई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और खुशकिस्मत होते हैं जो रूल जाते हैं चस आती है, कुछ लोग तो रूल नहीं जाते और चस भी नहीं आती। खैर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें चस आती ही रहती है, रूलते ही रहते हैं। खैर ये भी एक लंबी डिस्कशन इस पे हो सकती है, एक डिबेट हो सकती है। अच्छा शाह जी, पिशोर दी गली के कुछ बोल अगर आप गुनगुना दें हमारे व्यूअर्स के लिए। दी गली का नाम पहले मैं बता दूंगा फिर गुनगुनाता हूँ। पिशोर दी गली इसलिए रखा बिकॉज मेरा बचपन पिशोर दी गलियों में है, इन्हीं बाज़ारों में, इन्हीं कूचों में, हाँ इन्हीं बालाखानों के नीचे गुजर के बचपन गुजरा है। पिशोर दी गली का जो सबसे मुझे अच्छा फेस लगता है वो खाने हैं पेशावर के, लेकिन कुछ खाने मैंने ऐड नहीं किए। लेट्स सपोज पेशावरियों का बड़ा रिच कुजीन है, कचनाला या पेते गोश्त, ठीक हो गया, लेकिन मैंने वो कुजीन फिर भी ऐड किया है जो कि अक्सर ज़्यादातर लोग जानते हैं। मैं थोड़ा गुनगुना देता हूँ। मैनू नहीं पसंद मैकडोनल्ड दे सांचे, पिशोरी छेट निके दे पांचे, चीफ द पिज़्ज़ा मैं किता ए पुराना, कोहाटी दी ओजरी थे मर्द ज़माना, चरसी दे तिक्के ते दिते द हलवा, काके जानी दे केदा वखरा है जलवा, यू वांट पार्टी एंड यू वांट बूज, अरे तने कदी सदाकत द जूस, कम ऑन शुबे दे चोला ने पाया हेरोला, जलील दे कबाबा ते हथ रख होला, गल मेरी सुन तू ना बड़ बोला, चार संदे दा जाके खा जरा शोला। वाह वाह जबरदस्त। ये तो ऐसे लग रहा है शाह साहब जैसे आपका ताल्लुक लाहौर से हो, जैसे आपको पंजाब और आप बट साहब हो, गुजरावाला का कोई मामला मुझे लग रहा था। वैसे शाह साहब लास्ट सिर्फ ये बता दें कोई ऐसा आपका फेवरेट रैप जो आप खुद अक्सर गुनगुनाते हो, पसंद हो आपको? यंगस्टर्स हैं कराची के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका 2-4 लाइनें मुझे बड़ी पसंद हैं कि हम ही आज भी, हम ही कल भी, हमसे है ये जहां, इस जहां से हम नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, आगे जहान और भी हैं, हार नहीं माने अभी इम्तिहान और भी हैं, उम्मीद जिंदा है अभी जीत की, यहां तक लेके आने वाली भी उम्मीद थी, पर्पस लेके चले हम तो अपने दिल के अंदर, गुलाम नहीं हम इस वक्त के सिकंदर। ठीक है शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हम ये कह सकते हैं कि शो का टाइम खत्म हो चुका है लेकिन चस बड़ी आई है। हमें आज इजाजत दें, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।